नमल असकलम निमरा अहमद। वो आगे को हुआ, हाथ बाहम मिलाकर मेज पर रखे और संजीदगी से उसकी आंखों में देखा, और फिर जब बोला तो एक एक लफ्ज ठहरा हुआ मगर मजबूत था। मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। मुझे दुख है आपके वालिद आपका गम लेकर वक्त से पहले मर जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है आपकी जिंदगी तबाह हुई। बहुत सदमा है, आप कभी अपनी फैमिली नहीं बना पाएंगी। बहुत ज्यादा हमदर्दी है कि आपकी सेहत वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली जाएगी। मगर जरा सा रुका, बिला पलक झपके उसकी आंखों में देखते कहा, मगर मैं फारूक गाजी हूँ और फारूक गाजी की अपनी नजर में उसकी बहुत इज्जत है। सो मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी साहिबा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए, हल्का सा नफी में सर हिलाया। आपने जो करना है कर लें, मगर मैं माफी नहीं मांगूंगा। खड़ा हो गया, झटके से कुर्ते का गिरेबान ठीक किया, आस्तीन पीछे फोल्ड कर लिया। मुलाकात खत्म। वो सुलगती नजरों से उसे देखती उठी, पर्स उठाया और बाहर निकल गई। इसे बताया क्यों नहीं कि आपने बसीरत साहब को ये सब कहने का कहा था, उसे नहीं। ये मेरी गलती थी। जब वो वापस आया, सेल में दीवार के साथ बैठा था तो सलाखों के करीब खड़े अहमद ने पूछा। उसे अपनी रिहाई का सुनकर खुशी नहीं हुई थी, प्लान गारा जाने का अफसोस ज्यादा था। अपनी रिहाई वाली बात तो मजाक लगी थी और वो यकीन कर लेती, करे या ना करे, बताना तो चाहिए था। मैं सारी जिंदगी इसको अपनी सफाइयां नहीं दे सकता, इसका कोई फायदा नहीं। वो जैसी है उसे रहने दो। उसने भी बहुत कुछ खोया है, कम से कम जेल में तो नहीं है ना। वो जल कर बोला, कैद की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उसकी कैद और तरह की है। अगर इस कैद में उसका वाहिद रोजन किसी को इल्जाम देना और दिए चले जाना है तो वो मुझे इससे नहीं छीनना चाहिए। कम से कम इसके पास कोई है तो सही जिसको वो इल्जाम दे सके। मेरे पास वो भी नहीं, और जब कोई ऐसा ना हो तो इंसान खुद को इल्जाम देने लगता है। तो वो जैसी है उसे रहने दो। मुमद्धम आवाज में सर झुकाए कह रहा था, मगर अहमद नफी में सर हिलाता बहस करने लगा, लेकिन उसे सुन कौन रहा था। मौत से गुजरकर ये कैसी जिंदगी पाई, शाख शाख होता है वार का गुमा यारो। जवाहरात कारदार के कमरे में हीटर की गरमाइश थी। दोपहर में बंद पर्दों के बायस अंधेरा लगता था। वो गर्दन तले फूले फूले तकिए रखे स्याह रेशमी लिहाफ में लपेटी वीरान और बीमार दिखती थी। बाल कानों के पीछे उड़से हल्कों से मुज़य्यन रोई रोई आंखें, मेकअप के बगैर पीला कमजोर चेहरा। वो थी भी स्याह लिबास में और वीरान आंखों से देख भी पर्दों की स्याही को रही थी। सादी सामने कुर्सी पर घुटने मिलाकर बैठा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। वो उसकी तबीयत पूछने आया था, मगर वो सोती जागती कैफियत में थी, बिल्कुल बेगानी दिखाई देती थी। दवाइयों का शदीद असर था। मिसेस कारदार, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको संभाल लेगा। भरोसा करके देखें उस पर, आपका हर मसला वो हल कर देगा। वो नरमी से समझा रहा था। जब खिड़की को देखती जवाहरात के लब फड़फड़ाए। क्या तुमने वो डॉक्यूमेंट्री शो देखा है, मैं गारतगर, आई प्रीडेटर? वो बोलने बोलते रुका, जरा सा उलझा। वो नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी वगैरह कहाँ देखता था, वक्त ही नहीं मिलता था। नहीं, मैं दरअसल इस दिन इसकी एक किस्त लगी। वो मादा गारतगरों के बारे में थी। गारतगरों की मलका मादा चीता। मुझे इसने बहुत रुलाया। मालूम है क्यों? आप बताएं। वो नरमी से आगे होकर सुनने लगा। वो गर्दन मोड़े खिड़की की तरफ देखती बोलती जा रही थी, गोया ऊंचा सुनने की कैफियत में हो। गारतगर जानते हैं क्या होते हैं? वो जानवर जो अपने से कमजोर का शिकार करते हैं। तुम लोग समझते हो वो भूख मिटाने या आदत दोहराने को ऐसा करते हैं, मगर नहीं, मादा चीता ऐसा नहीं करती, क्योंकि नर चीता बेवफा जानवर है। अपनी मादा को औलाद का तोहफा देकर छोड़ जाता है। मादा चीता अपने बच्चों को तन तरह पालती है, और इस रोज मैंने देखा उस शो में कि मादा गारतगर होना कितना मुश्किल है। पर्दे पे जमी उसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगीं, आवाज रूंधने लगी। वो अफसोस से उसे देखता रहा।
वो अपने गम के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उधर उधर की बातें कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ। वो बोली, वो एक मादा चीता थी और इसके 2 नन्हे बच्चे थे जिनके लिए शिकार इसी को ढूंढ कर लाना था। जानते हो, हर चीते का तवानाई का जखीरा होता है। एक शिकार पकड़ने के लिए वो जितना भागता है, इसके नतीजे में उसकी तवानाई आधी रह जाती है। वो भी अपने बच्चों को कछार में छोड़कर शिकार पर निकलती है, घाट लगाती है, हिरन के पीछे भागती है। ओह, मगर खुदा का निजाम, हिरन जितना भाग ले तवानाई नहीं खोता, मगर वो तेज रफ्तार मादा चीता हिरन को दबोच भी लेती है, अपनी कछार में ले भी आती है, मगर आधी तवानाई खो चुकी होती है। निढाल है, बच्चे भूखे हैं, मगर इससे कबल कि वो हिरन के लाशे को खा सके, एक बब्बर शेर आ जाता है, एक बड़ा गारत कर। उसने करब से आंखें बंद की, 2 आंसू निकलकर गाल पर लड़क गए। शेर गुर्राता है और वो मजबूर मादा पीछे हट जाती है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो शेर इसके दोनों बच्चों पर झपट पड़ेगा और वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके सामने शेर उसका शिकार खा जाता है और वो अपने पंजे चाटती रह जाती है। सुते चेहरे के साथ वो तलखी से मुस्कुराई। वो खामोशी से सुनता रहा। उसे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ मिसेस कारदार की हालत गम में मुब्तला कर रही थी। सुते चेहरे के साथ वो तलखी से मुस्कुराई। वो खामोशी से सुनता रहा। हाशिम के साथ जो भी मसला था, इसमें जवाहरात का तो कसूर ना था। वो तो शायद जानती भी ना हो कि हाशिम ने वारिस को कत्ल करवाया था, और फिर वो तो इसकी दोस्त रही थी। वो इसके पास आकर अक्सर बैठता था, बातें करता था। उसकी हालत से वो और क्या महसूस करता। अब इसकी आधी तवानाई खत्म हो चुकी है। इसे कल लाजमी शिकार करना है ताकि वो तवानाई पूरी करे, वरना मर जाएगी और बच्चे इसके बाद भूख से ही मर जाएंगे। वो बात जारी रखे हुए थी। सो अगले रोज वो फिर निकलती है, हिरन के पीछे भागती है, उसे जा दबोचती है और घसीट कर एक तन्हा गोशे में ले आती है। अपनी सारी तवानाई वो लुटा चुकी है। अगर ये हिरन भी कोई शेर या बड़ा गरदगर ले गया तो वो मर जाएगी। और सबसे तकलीफ दे बात, आज हिरन नहीं बल्कि हिरन का बच्चा शिकार किया है। वो इतना छोटा है कि इसे बच्चों को दे तो अपने हिस्से में चंद लुक़मे ही आएंगे और वो मर जाएगी। तवानाई बराबर करने के लिए इसे ये अकेले खाना होगा और उसे बच्चों तक नहीं लेकर जाती, खुद खा लेती है। पलकें बंद किए, आंसू मुतवातर गिरते रहे। बच्चे अभी भी छोटे हैं। अगले रोज वो फिर शिकार के लिए दौड़ती है। तवानाई कम है क्योंकि कल हिरन का छोटा सा बच्चा था, तो आज वो एक बड़ा हिरन शिकार करती है, बिला आखिर अब के बच्चे और वो मिलकर इसे खा सके। वो हिरन का लाशा घसीट कर कछार तक लाती है तो उसकी आवाज कपकपाई। टप टप गिरते आंसुओं में रवानी आ गई। इसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे वहां नहीं थे। वो लाश छोड़कर आगे बढ़ती चली गई। हायनाज के नरगे में थे। उसके बच्चे हायनाज के नरगे में थे। वो करीब आती है, हमला नहीं करती, झपटती भी नहीं है, सिर्फ लड़ती है हायनाज से। मालूम है क्यों? क्योंकि मादा चीता की आंखों तले से टेयर होते हैं जो कुराते वक्त इसे बहुत बारोब और खौफनाक बनाते हैं। और फिर हायना भाग जाते हैं और वो अपने बच्चों को वापस ले आती है। और तुम लोग समझते हो मादा चीता भूख के लिए, ताकत के लिए शिकार करती है। ऐसा नहीं सादी, ऐसा नहीं होता। कोई अपनी खुशी से किसी का खून नहीं करता। अपने बच्चों के लिए, अपनी बका के लिए वो ऐसा करती है। और फिर सर तकिए पे गिराए इसने आंखें मूंद लीं। आंसू टप टप गिर रहे थे। सादी अफसोस से लबों पर मुट्ठी रखे उसे देखता रहा। जाओ सादी, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने करवट बदली तो वो उठकर खड़ा हुआ। कुछ देर बाद जवाहरात ने करवट बदली तो अधखुले दरवाजे से बाहर का मंजर दिखाई दिया। सादी मेरी एनजीओ के साथ खड़ा कुछ कह रहा था। इसकी बातें आम नौयत की थी, वो नहीं जानती थी। सिर्फ मैरी की मौजूदगी ही इसे बेचैन कर गई। वो क्या क्या बोल गई सादी के सामने। और अब मैरी एनजीओ ने कुछ बक दिया तो, अगर जो सादी ने वो जमा 2-22 बना लिए तो वो उठना चाहती थी, मगर ख्वाब आवर दवाइयों का असर गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गईं, जहन डूबता चला गया और दिल डूब डूब कर उभरता रहा।
इससे यकसर बेखबर सादी मैरी से इसके मालिक की ताज़ियत कर रहा था। ख्वाहिश आरज़ू ही सही, हासिल जिंदगी ही सही। हासिल आरज़ू है क्या, सिवाय मदाम के सिवा। वो घर आया तो सन्नाटा सा था। सैम स्कूल गया था और अम्मी गालिबन नए बने रेस्टोरेंट हुनैन ने इसका नाम रखा था, और वो जानता था कि ये नाम हुनैन की चैन से मुतासिर शुदा था, मगर वो थी कहाँ। इसके कमरे में झांका तो वो बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने चंद कागजात पुर्जा पुर्जा हुए पड़े थे। वो अंदर आया, निगाहें इसके वीरान वजूद से कागजों तक गई। उसे जैसे बिजली का झटका लगा। तेजी से उन पर झपटा, टुकड़ों को उल्टा पुल्टा कर देखा। ये किसने किया है? ये तो तुम्हारा एडमिशन फॉर्म था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए। पहला ख्याल सैम की तरफ गया। हन्ना बेसाकित बैठी रही। वो परेशानी से सामने बेड पर बैठा। हन्ना, ये तुमने किया है? क्या हो गया है तुम्हें, बताओ मुझे। नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। वो जो बिस्तर की चादर को तक रही थी, आंखें उठाई, बिना ऐनक के दो छोटी छोटी लगती थी वो आंखें। मैं एडमिशन नहीं लूंगी, मुझे नहीं पढ़ना। आंसुओं से आंखें भर गईं। हुनैन, बस कर दो। अलीशा नहीं पढ़ सकी तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। अब के उसे गुस्सा चढ़ा। मुझे नहीं पढ़ना भाई, मगर वो उसकी नहीं सुन रहा था। अलीशा और हाशिम भाई का मामला था वो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम खुद को मुजरिम मत समझो हन्ना। मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। आंसू उसके गालों पर लड़क गए। हन्ना, अलीशा को वो मिला जो उसने बोया। अलीशा ने क्या? अलीशा लगा रखी है आपने। भाड़ में गई अलीशा। वो एकदम इतनी जोर की चिल्लाई कि सादी बेइख्तियार पीछे हटा। उसकी आवाज दर्द से फटने लगी। हर बात अलीशा की वजह से नहीं होती। ये मैं हूँ, मैं हुनैन। उंगली से अपने सीने पर दस्तक दी। ये मेरे गुनाह हैं। कुछ था उसके अंदर, उसके अंदाज में, उसकी आंखों में कि वो चौंका। पहली दफा उसे लगा वो अलीशा के लिए अपसेट नहीं है। कोई और बात है फिर? क्या हुआ है हन्ना? कदरे अलार्म सा होकर वो उसका चेहरा खोजने लगा। हुनैन के आंसुओं में अब रवानी थी। मैं कौन हूँ भाई? तुम हन्ना हो, हमारे घर का सबसे प्यारा और ज़हीन बच्चा। तुम कल्चर की दीवानी हो। और वो जल्दी जल्दी बताने लगा। और तुमने बोर्ड टॉप किया है, तुमने। इसकी आखिरी बात पर हुनैन सर घुटनों पर गिराकर रोने लगी। नहीं किया मैंने टॉप, नहीं ली मैंने पहली पोजीशन। हुनैन, क्या कह रही हो? वो परेशानी से इसका सर थपथपा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भीगा चेहरा उठाया, गीली आंखें से भाई को देखा। मैंने बोर्ड टॉप नहीं किया, मुझे गारत कर दिया इन कोरियन ड्रामों और फिल्मों ने। मैं तो इस साल पढ़ी भी नहीं ठीक से। उसका सर थपका। सादी का हाथ ठहरा। हैरत से उसने हन्ना को देखा। क्या ओवरफॉल बके जा रही हो? मैंने बोर्ड टॉप नहीं किया। पागल हो गई हो? पूरा शहर जानता है तुमने बोर्ड टॉप किया है। तुम्हारा रिजल्ट कार्ड, बोर्ड की तकरीब, अखबार में छपा रिजल्ट, वो सब सच था? नहीं था वो सच। वो जोर से चीखी। मैंने चीटिंग की थी। सुना आपने? मैंने पेपर पहले से देख रखे थे। उसे गोया बिच्छू डंक मार गया था। वो एक झटके से उठा, नफी में सर हिलाता पीछे हुआ। क्या बकवास है हन्ना, कोई चीटिंग करके टॉप नहीं कर सकता, कोई पेपर भी पहले से नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो। उसे अब भी लग रहा था। वो एकदम हंसना शुरू कर देता है, मगर वो रो रही थी। मैंने देखे थे, सब पेपर देखे थे। मुझे मालूम था एग्जाम में क्या आने वाला है, मगर वो अब भी नहीं समझ पा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। तुम हैंगिंग में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तुम किसी बोर्ड का मेन फ्रेम हैक नहीं कर सकती। तुम कह क्या रही हो? पेपर्स तो बोर्ड के चेयरमैन तक के पास नहीं होते। इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है। वो नफी में सर हिला रहा था। पेपर सेट करने वालों तक को फाइनल पेपर का इल्म नहीं होता। बोर्ड का कोई अहलकार तक पेपर नहीं देख सकता सिवाय, और यहीं पर वो अटका। बेयकीनी से हुनैन को देखा। सिवाय ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस के। उसने भाई का फिक्रा मुकम्मल किया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? वो बिल्कुल दंग सा खड़ा रहा और कपकपाती आवाज में पूछने लगा। OCP, ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस। ईमानदार से ईमानदार शख्स को बनाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दयानतदार आदमी कोई OCP ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारे उस दोस्त के अब्बू OCP हैं जो स्कूल में थी तुम्हारे साथ, मगर OCP तुम्हें पेपर नहीं दिखा सकता।
वो अब भी ज़हनी तौर पर यह कबूल करने से इनकारी था। हुनैन ने दुख भरी भीगी आंखों से उसे देखा। क्या आप जानते हैं इंसान अपने खानदान के लिए किस हद तक जा सकता है? और आंसू फिर से टप टप गिरने लगे। सादी बेदम साइड के परले किनारे पर बैठा, हुनैन से काफी दूर। उसकी शर्फी नजरें उस पर जमी थीं जो अपने घुटनों को देखती बता रही थी। हुमैरा के अब्बू OCP हैं, उन्हीं की वजह से हुमैरा हमारे बोर्ड से इम्तिहान नहीं दे सकती जैसा कि असूल है। हुमैरा मेरे पास आई इम्तिहानों से 15 दिन पहले। ये वो दिन थे जब मैं शदीद दबाव में थी। आप बाहर थे और मैं सारा दिन रात के ड्रामे देखती और फिर ये डिप्रेशन होता कि पढ़ नहीं रही, मगर किताबों में दिल नहीं लगता था। FSC के फर्स्ट ईयर में कसम से मैंने वाकई मेहनत की थी और बोर्ड में दूसरे हाईएस्ट मार्क्स लिए थे मेरे। मैंने अब मुझे पोजीशन लेनी थी, आना थी या अम्मी को खुश करना था। वो कहती थी अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारा कंप्यूटर बंद। ये माएँ गुस्से में हमें हमारी प्यारी चीजों से दूर करने की धमकी क्यों देती हैं हमेशा? हथेली की पूंछ से गाल रगड़ा, सर झुकाए वो बोल रही थी और वो सांस रोके सुन रहा था। तभी हुमैरा मेरे पास आई, साथ में इसके अब्बू भी थे। मेरी कंप्यूटर स्किल की शोहरत दूर दूर तक थी। लड़कियां काम लेकर अक्सर आती हैं, मैं भी कभी कर देती हूँ कभी नहीं। बदले में कुछ नहीं लेती, बस तारीफ बहुत होती है। हुमैरा को भी काम था। उसकी बहन की मोहल्ले के किसी लड़के से दोस्ती हो गई थी। लड़के के पास उसकी वीडियो थी। अब्बू ने वहां शादी से इनकार करके एक मुअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता कराया। महीने बाद उसकी शादी थी, मगर वो लड़का ब्लैकमेल करने लगा। ऐन शादी के रोज वीडियो की तस्वीर बनाकर फंक्शन में बांटेगा, यही कहा था उसने। हुमैरा मेरे पास आई, दरख्वास्त की कि इस लड़के का सारा कंप्यूटर डेटा मिटा दूं, कुछ करूं। तो मैंने कहा वो अपने अब्बू को भेजे अकेले। अगली सुबह उसके अब्बू आए यहीं ड्राइंग रूम में। अम्मी स्कूल थी। मैंने उन्हें इधर बिठाया, उनकी बात सुनी। वो शर्मिंदा और बेबस नजर आते थे। बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने कहा। उसके आंसुओं ने सारा मंजर धुंधला धुंधला कर दिया और इस धुंध में से एक पुराना मंजर उभरने लगा। उनका ड्राइंग रूम, सोफे पर बैठे उधेड़ उम्र शख्स मगर मोअज़्ज़ज़ और शरीफ से फारूक साहब, और इनके सामने सोफे पर टांग जमाकर बैठी हुनैन। ऐनक लगाए, बाल फ्रंट चोटी में बांधे वो संजीदा और पुरसुकून नजर आती थी। मैं उसका मोबाइल और घर के तमाम कंप्यूटर वायरस पर डालकर इन्फेक्ट कर दूंगी। फिर उसको पैगाम भेजूंगी कि जिस फ्लैश और CD में तुमने वो सब डालकर रखा है वो खराब हो चुकी है। हैरान होकर वो इसको बारी बारी चेक करेगा। यूं हर शय इन्फेक्टेड हो जाएगी। चंद घंटों में इसका तमाम डेटा मिट जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि मैं इसके कंप्यूटर तक रसाई हासिल करके इसमें मौजूद उसकी बहनों वगैरह की पिक्चर्स ले लूंगी। फिर इसके जरिए उसको ब्लैकमेल करूंगी कि अगर नादिया बाजी के बारे में किसी से एक लफ्ज भी कहा तो मैं इसकी बहनों की तस्वीर फोटोशॉप करके इसी के मोहल्ले में बांट दूंगी। इसके बाद उसकी मजाल नहीं होगी कि वो नादिया बाजी को दोबारा ब्लैकमेल कर सके। वो गोया सांस रोके सुन रहे थे। बामुश्किल सर असबात में हिलाया। बेटा आप ये कर सकते हैं वाकई? नॉर्मल लोग तो। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। वो लहजा भर रुकी, उसकी आंखों में देखा। मगर आपने ये सोचा है कि अगर मैं पकड़ी गई, ये साइबर क्राइम है आखिर, तो मेरा क्या होगा? बदनाम भी होंगी और जेल भी जाऊंगी। जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी मेरी। सो अगर आपकी बेटी के लिए मैं इतना कुछ करने जा रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जी जी बताइए, मैं कर सकता हूँ। वो आगे को हुए। आप OCP हैं, आपके पास अगले महीने होने एक लफ्ज भी इससे आगे मत बोलो। वो लाल सुर्ख होते एकदम खड़े हो गए। सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। मैं बोर्ड टॉपर हूँ, मुझे पेपर ना दिखाएं तब भी दूसरी पोजीशन ले ही लूंगी। वो भी साथ ही खड़ी हुई, उनकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोली, मगर मुझे पहली लेनी है। ये मेरी इज्जत का मामला है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उंगली उठाकर सख्ती से तनबीह की। वो तलखी से मुस्कुराई। तो फिर किसी और एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे कहें कि उस लड़के का डेटा मिटा दे। मगर मेरा डेटा कैसे मिटाएगा कोई? आप शायद भूल रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास भी है। फारूक साहब बेयकीनी से झटका खाकर 2 कदम पीछे हटे। और इस वक्त भाई मुझे लगा मैंने उस शख्स को आधा मार दिया है। उनको कायल करना आसान नहीं था, मगर वो मजबूर हो गए। मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मेरा।
میں نے یہ بھی کہا کہ رزلٹ آنے تک نادیہ کی ویڈیو طلب کر دوں گی تاکہ وہ میری مخبری نہ کرا سکیں. مجھے پیپر دے دیں انہوں نے کہا, اور میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا. مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوا. رزلٹ والے دن ان کو کال کر کے کہا کہ ویڈیو میں نے طلب کر دی ہے. انہوں نے جواباً کچھ کہے بنا فون رکھ دیا. اتنے مہینے گزر گئے, مجھے ایک دفعہ بھی گلٹ محسوس نہیں ہوا. جس نے وارث ماموں کو قتل کیا تھا اسے بھی شاید ایک دفعہ تو دکھ ہوا ہوگا. میں تو ان سے بھی بری نکلی کہ مجھے لگا میں پیپر دیکھنے بنا بھی دوسری پوزیشن لے سکتی تھی. کوئی جرم نہیں کیا میں نے, مگر یہ سچ نہیں تھا. علیشا کے خط نے مجھے بتایا کہ یہ سچ نہیں تھا. میں اچھے نمبر لے لیتی, مر مر کے میرٹ پر آ جاتی, مگر میں ٹاپ کبھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے ان کورین ڈراموں نے پڑھائی سے دور کر دیا تھا. علیشا کے خط نے مجھے بتایا میں کتنی بری ہوں. تب میں نے سوچا میں فاروق صاحب سے معافی مانگ لوں گی اور بس. تو علیشا کے خط کے بعد میں نے ان کے گھر فون کیا تو ان کی بیٹی نے بتایا جس دن میرا رزلٹ آیا تھا اس روز میرا فون سننے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پر گئے, اپنا استعفیٰ لکھا, دستخط کیے اور سر وہیں میز پر رکھ دیا. حمیرہ ان کو بلانے گئی مگر تب تک وہ مر چکے تھے. بھائی وہ مر گئے. برسوں اس نازک عہدے کی 2 دھاری تلوار پر ایمانداری سے چلے تھے. ان کو میں نے کاٹ کر رکھ دیا تھا. میں نے اس شخص کی جان لے لی. میں کون ہوں بھائی, کون ہوں میں؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہی تھی اور وہ سامنے بالکل چپ بیٹھا تھا. بہت دیر بعد وہ جب سنبھلی سر اٹھایا, ہتھیلی کی پوچھ سے گیلا چہرہ صاف کیا. میں اب ایڈمیشن نہیں لوں گی. ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا. بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں. یہ مت کہنا میں دوبارہ امتحان دے دوں. میں ان کتابوں کو دوبارہ کھول بھی نہیں سکتی, پڑھنا تو دور کی بات ہے. وہ ان پرزا کاغذوں کے مزید ٹکڑے کرنے لگی. پھر نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا. وہ بالکل چپ تھا. کچھ تو کہیں, مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا. کہتے ہوئے وہ اٹھا اور دبے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا. حنین کا سر مزید جھک گیا اور بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی. بڑے گناہوں کے بڑے کفارے. قصرے کاردار پہ سہ پہر سرما کی ٹھنڈ اور خنقی اندر سموئے اتر رہی تھی. لاؤنج کی دیوار گر, کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے. باہر کی روشنی نے سارے لاؤنج کو روشن کر رکھا تھا. ملازم کاموں میں لگے آ جا رہے تھے. ایسے میں اونچی کھڑکی کے آگے جواہرات کھڑی تھی. مغربی طرز کا سیاہ گھٹنوں تک آتا لباس اور سیاہ ٹائٹس میں ملبوس, سینے پر بازو لپیٹے, دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں کوہنی پر مسلسل دستک دیتی. اس کی شیرنی سی آنکھیں باہر جمی تھیں. جہاں سبزہ زار پر سادی چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا. آج اورنگزیب کی وفات کو 7واں روز تھا اور اس دوران وہ کئی دفعہ جواہرات کا حال پوچھنے آ چکا تھا, مگر اس آخری ملاقات میں وہ جواہرات کا اس کے سامنے آل فول بول دینا, وہ اس کا میری سے بات کرنا, وہ جواہرات کو ابھی تک چبھ رہا تھا. اور پھر اس کی تیکھی نظروں میں مزید ناگواری ابھری. سبزہ زار پر چل کر آتا سادی درمیان میں رکا. میری جو ٹرے اٹھائے گزر رہی تھی اس کے مخاطب کرنے پر رک کر اسے بات کرنے لگی. جواہرات کو الفاظ اتنی دور سے سنائی نہیں دے رہے تھے, مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. کیا اس کو اپنے گھر میں چین نہیں جو روز چلا آتا ہے؟ عقب میں نوشہروان نے کہا تو وہ چونک کر پلٹی. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ناگواری سے کھڑکی کے پار سادی کو دیکھ رہا تھا. اب مجھے برا بھلا مت کہیے گا, میں نے آپ کے دوست کی شان میں گستاخی کر دی. ساتھ ہی اکتائے ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے کہ وہ ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہے. جواہرات چند لمحے اسے دیکھتی رہی, پھر مڑ کر کھڑکی کو دیکھا. نیچے کھڑے سادی اور میری NGO محو گفتگو تھے. میری کچھ کہے یا نہیں, جو وہ اس دن خود اتنا کچھ کہہ چکی ہیں وہ بھی خطرناک تھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اسے یہاں ہر وقت نہیں آنا چاہیے. تو پھر کیوں نہ اس کا اس گھر میں داخلہ بند کر دوں؟ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتی وہ شیرو کی طرف گھومی. 7 دن بعد بلا آخر وہ سنبھلی ہوئی تھی. پرانی والی جواہرات ہی لگ رہی تھی. نوشیوا نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ کیا کریں گی؟ جو میں کروں گی وہ تمہارے بھائی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے, سمجھے؟ نوشیوا کو چند لمحے لگے اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں, اور پھر اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا. سمجھ گیا, میرے ساتھ آؤ. وہ ایڑیوں پر گھومی اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی گئی.
اس کا رخ باہر کی جانب تھا. شیرو تیزی سے پیچھے لپکا. باب نمبر 10 عقد. وہ خائن وقت کی کچھ بے دیانت ساعتیں ہوں گی. میرے اندر کا میں محبوس کر دیا گیا پرہول زندہ میں. بڑا ہی لاابالی وقت تھا جو ہو گیا ایک مشتعل بچہ. در زندہ میں مقفل کر کے چابی قلزم لولاک میں پھینکی, کہیں تو وسط افلاک میں پھینکی. وہ چابی اب نہیں ملتی, مقفل در نہیں کھلتا. مجھے تو خود سے ملنا تھا. میں کب تک وسط افلاک پہ چھاؤں گا, کہاں تک دھند میں کھوئے ہوئے آفاق چھانوں گا. سید نصیر شاہ. سبزہ زار پر میری NGO کھڑی تھی. ابھی تک سعدی سے باتیں کر رہی تھی. جواہرات سینے پر بازو لپیٹے چلتی ہوئی آئی تو آوازیں بھی سنائی دینے لگیں. میرا خیال ہے جتنا تمہارے بیٹے کے کینسر کو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تم فکر مت کرو. بیماری کا جلد علم ہو جانا تو اچھی بات ہے. وہ اسے تسلی دیتے مڑا تو جواہرات اور شیرو چلتے ہوئے آتے دکھائی دیے. سعدی نرمی سے مسکرایا اور سر کو خم دے کر سلام کیا. مسز کاردار, آپ کو پہلے سے بہتر دیکھ کر خوشی ہوئی. ان دنوں میں اتنی دفعہ دیکھ چکے ہو, فرق کو نظر آیا ہوگا. وہ بظاہر مسکرائیں اور عین اس کے سامنے آ رکی. سعدی کو کچھ محسوس ہوا. نگاہیں جواہرات کے کاندھے کے پیچھے شیرو تک گئیں جو تنفر سے اسے گھور رہا تھا. پوچھ سکتی ہوں میری ملازمہ سے کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں سے شولوں کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر باہر کو آتی تھیں. میری نے مجھے بتایا تھا اپنے بیٹے کے کینسر کے بارے میں. میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو یہ ہاشم کو بتانے والے مسئلے ہیں میری, یا گھر آنے والے ہر دوسرے شخص کو. مسکراتی مگر سلگتی آنکھوں سے میری کو گھورا. اس کا چہرہ پھیکا پڑا. وہ سوری کہتی ندامت سے سر جھکائے الٹے قدموں مڑ گئی. سعدی کی مسکراہٹ سمٹی. اچھمبے سے جواہرات کو دیکھا. آئی ایم سوری مسز کاردار, میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا. اور خیریت پوچھنے یا یہ معلوم کرنے کہ اورنگزیب وصیت میں تمہاری بہن کے نام کچھ چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا. جی. اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا. میرے بیٹے کے خلاف اس کے باپ کے کان بھرتے وقت تمہاری بہن نے ذرا احساس نہیں کیا کہ یہ صدمہ اورنگزیب کی جان لے سکتا ہے. بلکہ صرف وہی کیوں, تم دونوں شامل تھے نا اس ڈرامے میں. کیا سوچا تھا اپنے بیٹے کو ڈس آن کر کے اپنی جائیداد تم لوگوں کے نام کر جائے گا وہ؟ مسکراہٹ ہنوز لبوں پر تھی مگر آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی. مسز کاردار, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں. سعدی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا. جواہرات کی آنکھوں کی رگیں گلابی پڑنے لگیں. سینے پر بازو لپیٹے وہ 2 قدم مزید آگے ہوئیں. کیا تھا اگر تم اورنگزیب کے بجائے مجھے یا ہاشم کو تنہائی میں سب بتا دیتے؟ مگر تم نے ذرا اس شخص کا احساس نہیں کیا. اس کو اندر ہی اندر یہ غم کھا گیا سعدی, اور وہ اس حال میں مرا کہ اپنے بیٹے سے ناراض تھا. اور ان سب کے ذمہ دار تم ہو. تم. اس بات پہ سعدی نے فوراً سنجیدگی سے اسباب میں سر ہلایا. جی ہاں بالکل. اپنے آپ کو اغوا بھی میں نے کیا تھا. جھوٹ بول کر باپ سے پیسے میں نے مانگے تھے. اور وہ تنے ابرو کے ساتھ ناگواری سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہوئی. اے میرے باپ کا نام بھی نہ لینا. نوشہروان نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. تم لوگوں نے ان کو میرے خلاف ورگلایا تھا. اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں معافی مانگ بھی نہیں رہا. میں صرف مسز کاردار کی طبیعت پوچھنے آیا تھا. وہ بامشکل ضبط کر کے بولا. میری طبیعت دیکھ لی تم نے. میرا شوہر اس حالت میں مرا کہ وہ شیرو کو ڈس آن کرنے والا تھا. دیکھ لیا ہم کتنی اذیت میں ہیں. نوشہروان نے قدرے چونک کر ماں کو دیکھا. وہ سعدی کو دیکھتی تکلیف اور برہمی سے کہہ رہی تھی. اس سے پہلے بھی تم شیرو کی زندگی کی تنگ کرتے رہے ہو مگر اس دفعہ تم لوگوں نے حد کر دی سعدی. یہ آخری فقرہ شیرو کو دیکھ کر ادا کیا جس پر اس کا غصہ مزید بڑھا اور اس نے نفرت ہوں کہہ کر سر جھٹکا. سعدی نے ایک ناپسندیدہ نظر دونوں پر ڈالی. سر کو خم دیا. سوچا. ٹھیک. 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر نوشہرواں کو مخاطب کیا. تم نے کبھی وہ کچے کے ڈبے دیکھے ہیں نوشہرواں جو سڑک کے کنارے نصب ہوتے ہیں؟ ان پر لکھا ہوتا ہے یوز می. تم نے بھی خود پہ
یہی حروف لکھوا رکھے ہیں، جو بھی آئے اپنا کچرا صاف کرنے کے لیے تمہیں استعمال کرے۔ جواہرات پر تیز نظر ڈالی اور چلا جائے۔ سو میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا، اللہ حافظ۔ وہ مڑا اور مخالف سمت چلتا گیا، اور جب تک نوشیروان کو اس کا طنز سمجھ آیا وہ دور جا چکا تھا۔ الو کا وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اگر یہ دوبارہ ادھر آیا نا ممی تو اگر غیرت ہوگی تو دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اتنا یقین مجھے ہے کہ وہ غیرت والوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جواہرات اذیت سے مسکراتی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ڈھیلے پڑتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور مڑنے لگا، پھر یکایک رکا۔ وہ آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا نا، ڈیڈ مجھے ڈس آن تو نہیں کرنے لگے تھے نا؟ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، جو قدر تذبذب مگر امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں کی سفیدی گلابی، نیم گلابی۔ نہیں، وہ تمہیں کبھی ڈس آن نہیں کر سکتے تھے، یہ میں نے صرف بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسبات نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ بہت سے آنسو اندر اتارے، نوشیروان پرسکون سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی چھپانے کے لیے مٹھیاں بند کر لیں اور پھر گردن موڑ کر برآمدے میں کھڑی میری کو دیکھا۔ اس کا کیا کریں؟ اصل گواہ جو خود بھی اپنی گواہی سے لا علم تھا وہ تو ابھی تک ادھر ہی تھا۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ سادی سرخ کانوں اور تنے تاثرات کے ساتھ قصر کاردار کے داخلے گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا تاکہ اپنی کار تک جائے کہ سامنے سے زمر کی کار آتی دکھائی دی۔ وہ قدم قدم چلتا سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ پہاڑی پر بل کھاتی سڑک ویران تھی، ارد گرد کوسوں کے فاصلے پر اونچے محلات تھے جو کاردار کے قصر کی مانند وسیع سبززار میں گھرے تھے، سو اس سڑک سے آس پاس کی محض دیواریں دکھائی دیتی تھیں۔ دمر نے کار وہیں روک دی، اسے اشارہ کیا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا۔ آپ ادھر کیسے؟ جنازے کے بعد دوبارہ آ نہیں سکی، تو اب مسز کاردار کے لیے آئی تھی۔ وہ ہسپتال میں مجھے وزٹ کرنے اکثر آتی تھیں، میرا آنا بنتا ہے۔ خشک پاٹ انداز میں ونڈ اسکرین کے پاہر دیکھتے وضاحت دی۔ سعدی نے ڈیش بورڈ پر نظریں جمائے انتظار کیا کہ وہ شاید کہے جب تم میرے پاس نہیں تھے تب وہ آتی تھیں، مگر وہ گلہ ہی نہیں کرتی تھی۔ اور تم ادھر کیسے؟ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو سعدی نے بھی اس کی جانب گردن پھیری۔ دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں نے عہد کر رکھا تھا کہ دل کی بات نہیں کہنی۔ مسز کاردار کو دیکھنے آیا تھا اور اب اچھے سے دیکھ چکا ہوں، تو واپسی کے سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے کہنے لگی، میں نے معلوم کیا تھا ہاشم اس کیس میں ملوث نہیں ہے، کم از کم بظاہر تو نہیں ہے۔ خود معلوم کیا یا کسی اور نے کر کے دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں میں اتنا فرق تھا جتنا پہلے اور ساتویں آسمان میں۔ خود نہیں کیا، مگر وہ رکی۔ بصیرہ صاحب نے اسے چیک کیا تھا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس معاملے میں۔ مگر تم بتاؤ، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہاشم اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، بس جس کا نام منہ میں آیا بول گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس نے سادگی سے معذرت کر لی۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، میں اتنے دن اس کی پوچھ گچھ کراتی پھرتی رہی، اور اب تم کہہ رہے ہو تم نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں اس نے خود کو بامشکل ضبط کیا، تو وہ سارے دن جو اس نے فارس کے حق میں کوئی بھی بات ڈھونڈنے میں صرف کیے وہ سب ایک مذاق تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کس کا نام لوں، بس ان کا لے لیا۔ یہ لوگ، انگلی سے قصرے کاردار کی جانب اشارہ کیا، اب میرے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتے۔ مجھے شاید اسی بات کا غصہ تھا۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اسے گھورتی رہی۔ اس نے ندامت سے سر جھکایا، ہلکا سا بولا، سوری۔ اور تم نے ہاشم سے یہ کیوں کہا کہ وہ آڈیو میں نے نکلوا کر دی تھی؟ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا تھا، تو پھر کیا کہا آپ نے؟ جو مجھے کہنا چاہیے تھا، معلوم ہے تبھی یہ کہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ میں ان سے خفا تھا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح فارس ماموں کو قاتل خیال کرتے ہیں، اور اب چونکہ میں ماموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے خفا ہیں۔
मगर मुझे अच्छा लगा आपने मेरा मान रखा और आप मामू से मिलने जेल गईं, इसके लिए शुक्रिया। क्या तुम्हारे मामू ने तुम्हें यह बताया कि उसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़ने की कोशिश की? सादी की मुस्कुराहट गायब हुई, एकदम सीधा होकर बैठा। क्या मतलब? दुमर ने महज चंद फिक्रे तफसील से बताने पर ज़ाया किए, जिसके बाद सादी की रंगत जद पड़ती चली गई। आई एम श्योर फुप्पो, कोई गलत फहमी होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे सादी, मैं थक गई हूँ। इसने दोनों हाथ उठाकर उसको बोलने से रोका। मैंने इस केस से भी खुद को अलग कर लिया है। मैं मजीद फारस के मसलों में नहीं उलझना चाहती। फिर भी मैं दोबारा उलझी। इतने दिन मैंने पहली दफा फर्ज करना शुरू किया कि वो बेगुनाह हो सकता है, मगर उसने फिर वही काम किया। मुझे मजीद मत समझाओ, अपने मामू को समझाओ कि खुदारा अपने और दूसरों के ऊपर रहम करें। मुझे मजीद मत सताएं। मैंने इसका केस खुद प्रोसिक्यूट नहीं किया। मैं अब गवाही भी वापस ले चुकी हूँ। और क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? जब मेरा दिल कहता है वही मेरा मुजरिम है, तो मुझे जबरदस्ती इसको बेगुनाह कहने पर मजबूर मत करो। मैंने कोशिश की थी, मैं हर चीज एक तरफ रख कर उसके पास गई थी। उसके लिए हाशिम को भी मुतशब्बा बना लिया, मगर उसने फिर वही किया। वो कितनी ही देर चुप बैठा रहा, फिर सर झुकाए, फिर आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी, मुझे आपको उनके पास जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आपकी तकलीफ का अंदाजा करना चाहिए था। आपकी तकलीफ हम में से सबसे ज्यादा है। वो जेल से छूट जाएं तब भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, आप नहीं कर सकती, कम से कम उतने आराम से नहीं। आई एम सॉरी, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उसने चेहरा उठाकर उम्मीद से जुमर को देखा। मुझसे एक वादा करें, एक दिन मैं आऊंगा आपके पास सबूत लेकर, तब आपको मुझे सुनना होगा, और अगर वो सबूत काबिल कबूल हुए तो उन्हें मानना भी होगा। श्योर। उसने हल्के से शाने उचकाए। मैं तो तुमसे हमेशा कहती रही हूँ, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मैं मान भी सकूं, तो मैं जरूर मान लूंगी। फिर वो चुप हो गई। सादी, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात है जो फारस के हक में जाती हो तो मुझे बताओ। मैं एक दफा फिर इसकी ये हरकत भी नजरअंदाज करके इसके लिए कोशिश करने को तैयार हूँ। अगर कोई तीसरा शख्स मुलविस है तो मुझे बताओ। नहीं फुप्पो, उसने नफी में सर हिलाया, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो सोचती हैं अभी वही सोचती रहें। कुछ मिला मुझे तो आपके पास जरूर आऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए अफसरदा मत रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। उससे निगाहें मिलाए बिना वो विंड स्क्रीन के पहाड़ देखने लगी। वो कुछ देर इसका चेहरा तकता रहा। आपके बर्थडे है अगले महीने। मैंने एक किताब आपके लिए ले रखी है, कभी वक्त मिले तो उसे पढ़िएगा। इसमें दिल की बीमारियों की शिफा है। खामोशी दोबारा दोनों के बीच छायल हो गई। तो दुमर ने उसे देखा। वो हनूज उसे ही देख रहा था। दुमर की निगाहें इसके चेहरे से हाथों पर फिसली और स्याह की चैन पर आ ठहरी जो उसने उंगलियों में पकड़ रखा था। उस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, आंट्स एवर आफ्टर। नया लिया है। वो कि अब वो ताल्लुक रहा नहीं था, ना बेतकल्लुफी, मगर वो पूछ बैठी। उसने जवाबन गर्दन झुकाकर चैन को देखा, नफी में सर हिलाया। अलीशा ने हुनैन को दिया था। हुनैन के लिए इसके साथ तकलीफ दे यादें जुड़ी हैं, सो ये मैंने रख लिया। आज सुबह घर से निकलने से पहले यूं ही हन्ना के कमरे में गया और इसे उठा लिया। स्याह हीरे नुमा पत्थर पे उंगली फेरते वो कह रहा था, मुझे ये अच्छा लगता है, बिलखसूस ये इबारत। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी आवाज में कदरे नरमी दर आई थी। पूछते हुए वो उसके चेहरे को देख रही थी। क्या ये वही बच्चा था जिसको उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? जब मैं छोटा था फुप्पो, तो अब्बू के साथ फजर पढ़ने मस्जिद जाया करता था। तब वहां मस्जिद की दीवार पे छत से फर्श तक चींटियों की कतार होती थी, हर मौसम में, हर घड़ी में। तब अब्बू कहा करते थे, अगर मुझे कुछ हो जाए सादी, तो तुम अपने खानदान का ख्याल रखना। बड़े अब्बा एक कमजोर मर्द हैं, मगर तुम्हें बहादुर बनना है। तुम सादी हो, मेरे बाद इस खानदान के बड़े मर्द, और तुम्हारे खानदान की औरतें, बूढ़े और बच्चे, ये सब चींटियों की तरह हैं, कमजोर और नाजुक। और वो ये भी कहते थे कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, बादशाह और चूंटियां। तुम सादी अपनी चूंटियों को जोड़ कर रखना। तुम सादी मेरे बाद अपने खानदान के सरबराह होगे। की चैन से नजरें उठाकर उसने उदास मुस्कुराहट से जुमर को देखा।
और मैं पिछले कई बरस से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप, हन्ना, अम्मी सब एक जैसे हैं। चूंटियाँ, और मालूम है फूफो, चूंटियों में क्या कदर मुश्तरक होती है। वो कितना प्यारा बोलता था, मासूम और सादा। निगाहें उस पर जमाए जुमर ने नफी में सर हिलाया। वो उसकी जानिब झुका और आहिस्ता से बोला, वो ये कि सारी चूंटियां अंधी होती हैं। और फिर उसने लॉक खोला, दरवाजा वाक किया और सलाम कहकर बाहर निकल गया। जुमर स्टीयरिंग पर हाथ रखे कितनी ही देर वहीं बैठी रही, उसे जाते देखती रही। लम्हे भर को उसका दिल चाहा उसे रोक ले, मगर रोकने के लिए कोई बहाना नहीं था। अगले 1.5 साल तक उसने शादी को नहीं देखा। ना वो उसकी मौजूदगी में आया, ना वो उनके घर गई। यहाँ तक कि हाशिम ने एक रोज आकर उससे कहा कि वो शादी को सोने की सालगिरह का कार्ड दे आए। और 4 साल बाद जुमर को वो बहाना मिल ही गया जिसकी लाशौरी तौर पर उसने तलाश की थी।